रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट का बेंडिंग होता है, वो सब बाद में बात करेंगे। लाइट का कितना फेनोमेना होता है, लाइट क्या क्या करता है जब किसी के साथ टकराता है या कहीं पे भी स्ट्राइक करता है, तो क्या क्या फेनोमेना देखने को मिलता है। एक मिलता है रिफ्लेक्शन, कि वो टकरा के वापस बाउंस बैक कर जाए, ठीक है, ये हो सकता है। पहला चीज़ जो हो सकता है वो होता है एब्जॉर्प्शन। ज़्यादातर यही होता है दुनिया में, लाइट एब्जॉर्ब कर जाता है, ठीक है। जैसे कि वो जो लाइट है अभी ये टेबल पे गिर रहा है, टेबल पे गिर के क्या इसमें हम अपना शकल देख पा रहे हैं? नहीं, क्यों नहीं देख पा रहे? ले, प्लास्टिक में शकल भी दिख रहा है क्या? देखो देखो, दिख रहा है क्या शकल? तुम अपना टेबल पे देखो, टेबल पे अपना शकल दिख रहा है? नहीं, क्यों नहीं दिख रहा है? एब्जॉर्ब कर ले रहा है, क्या हो गया? हाँ, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्ब क्यों कर ले रहा है, और एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? एब्जॉर्ब का मतलब सोख लेना, वापस से रिफ्लेक्ट बैक ना करना, सोख लेना, मतलब लाइट को ये सोख लेता है, यही ना। जैसे कि स्पॉन्ज एक पानी को सोख लेता है, अब स्पॉन्ज को तुम निचोड़ोगे तो पानी वापस निकल जाएगा, मतलब इस टेबल को निचोड़ देंगे तो लाइट निकल जाएगा? नहीं। तो फिर क्या हो रहा है, फिर ऑब्जॉर्व का मतलब क्या हुआ? तो गलत हो गया मेरा बात। थोड़ी देर पहले तुम लोग बोले ऑब्जॉर्व कर रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। रिफ्लेक्ट करता है तो अपना शकल दिख जाता, रिफ्रैक्ट भी नहीं कर रहा है। रिफ्रैक्ट करता तो आर पार लाइट जाता, जिसका मतलब ऑब्जॉर्व कर ले रहा है लाइट। जैसे दीवार पे भी लाइट ऑब्जॉर्व हो जा रहा है, ऑब्जॉर्व हो रहा है मतलब सोख ले रहा है लाइट को ये। जैसे कि स्पॉन्ज सोख लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है पानी को, तो स्पॉन्ज को जब स्क्वीज करते हैं हम लोग तो पानी वापस निकल जाता है। तो क्या दीवार को या टेबल बेंच को अगर वापस से स्क्वीज कर दे तो लाइट वापस से निकल जाएगा? नहीं। तो फिर क्या हो रहा है? हाउ डज इट एब्सॉर्बिंग द लाइट रेज? सोचा है क्या तुमने ये कभी? सोचा है? नहीं सोचा नहीं तो सोचो अभी ही। गाना सुने हो ये वाला? नहीं, नहीं सुने हो? कोई बात नहीं, गा तो दिया अभी। सुनो क्या होता है। जैसे ही लाइट रे, अगर मान लो ये मिरर होता तो लाइट रे मेरे पे पहले गिर रहा है, मेरे पे टकरा के इससे गिर रहा है, इस पे गिर रहा है, मतलब फिर उस पे गिर के फिर वापस टकरा के वापस आ रहा है, मेरे आँख में जा रहा है, हम अपने आप को देख पा रहे हैं, वो था रिफ्लेक्शन, ठीक है। वही एगो कांच का टुकड़ा ले लेंगे, इधर से टॉर्च मारेंगे, इधर लाइट रे दिखेगा तो वो हो गया रिफ्रैक्शन। बट एगो लकड़ी ले लेंगे, पूरा वुड ले लेंगे, वुड पे हम लोग, मेरे शकल पे ये मार रहा है लाइट, फिर वो शकल से लाइट रे यहाँ पे जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो एब्जॉर्ब होने का मतलब वही है, सोखना। बट वो स्क्वीज करके फिर वापस क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि इसमें जो भी पार्टिकल्स है वुड में, कुछ एटम्स, कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स ऐसा है जो लगातार क्या कर रहा है? ब्रोनियन मूवमेंट कर रहा है, हल्का हल्का। अगर वो गैस होता तो उसके पास ज़्यादा जगह होता घूमने का इधर उधर, लिक्विड होता तो थोड़ा कम जगह होता, कम जगह में ही अपना डांस करता, ठीक है। और अगर सॉलिड है तो और भी कम स्पेसिस में क्या कर रहा है, वो वाइब्रेट कर रहा है। ये वाइब्रेशन होता क्यों है? क्यों वाइब्रेट कर रहा होता है हमेशा? तुम लोग सुने होंगे कि ब्राउनियन मूवमेंट होता है, क्लास 9 में पढ़े थे। वो ब्राउनियन मूवमेंट डिफ्यूजन जिसकी वजह से होता था, वो ब्राउनियन मूवमेंट क्या बोलता था कि रैंडम जो पार्टिकल्स होता है वो रैंडमली इधर उधर हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मूव करते रहता है। वो मूव क्यों करते रहता था हमेशा? काइनेटिक एनर्जी। कहाँ मिलता था उसको काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी मतलब जो वेलोसिटी से मिले एनर्जी। तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन कहाँ से करता था? सही बोल रहे हो, बोलो। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं, इन्वायरमेंट से हीट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इन्वायरमेंट के हीट से, मतलब जैसे ये मार्कर है अभी, ये मार्कर है अभी, अभी यहाँ भले एसी चल रहा हो बट फिर भी कुछ गमी गर्मी है, ठीक है, कुछ हीट है। वो हीट को ये क्या कर रहा है? ऑब्जॉर्व कर रहा है। वो हीट उस एटम के लिए बहुत ज़्यादा है, तो जैसे ही उनको मिल रहा है हीट, हीट इज द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी। तो उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर ले रहा है किसमें? काइनेटिक एनर्जी में। और काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी, मतलब वो काइनेटिक जैसे ही मिल गया, कन्वर्ट कर, हीट मिला, हीट एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया? काइनेटिक एनर्जी में। कैसे करके? घूम घूम के। हम लोग भी वही करते हैं, हम लोग भी केमिकल एनर्जी, मतलब खाना खाते हैं, खाना हजम जैसे ही होता है वहाँ से हीट निकलता है, एनर्जी निकलता है, उस एनर्जी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी में ही बदलते हैं लगभग। दौड़ते हैं, स्कूल जाते हैं, बस चढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, ये सब सब क्या है? ये सब कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग एनर्जी को। ये इंसान, ये सब पूरा कुदरत का, नेचर का ये रूल है कि तुमको एक एनर्जी मिला, तुम उस एनर्जी को क्या करने में लग जाओगे? खर्च करने में लग जाओगे। फिर खर्च हो गया तो भूख लग गया, अब फिर से केमिकल एनर्जी चाहिए, फिर कहीं से खाना, आइसक्रीम वाइसक्रीम कुछ भी खाए,
तो शुगर है आइसक्रीम में, तो शुगर की वजह से थोड़ा देर के लिए तुमको क्या मिला, एनर्जी मिल गया, फिर से तुम घूमने फिरने लग गए, ठीक है, फिर माथा दर्द हो गया, फिर सो गए, बहुत सारा चीज़ है मतलब इस तरह से। कुछ रिलेट हो पा रहा है क्या? शुगर हाई स्पाइक हो जाता तो माथा दर्द होता है, इसलिए बोल रहे हैं। उस टाइम पे ये भी कर सकते हो कि नमक वगैरह पानी के साथ घोल के पी सकते हो। तो ये बात समझ में आ गया क्या हो रहा था। तो जैसे ही हम लोग इस पे सर्कल में देख रहे थे, वुड था यहाँ पे, मैंने से टकरा के यहाँ पे टकरा रहा था और एब्जॉर्ब हो रहा था। तो एब्जॉर्ब में क्या हो रहा था, एब्जॉर्ब में जैसे ही एब्जॉर्ब हुआ तो उसका जो पार्टिकल्स है हल्का हल्का पहले से ही वाइब्रेट कर रहा था, और ये भी एक लाइट एनर्जी है जो कि इसमें गिरा, तो उसका वाइब्रेशन का जो रेट है वो थोड़ा सा काली क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब उसमें थोड़ा सा हीट हो गया। अगर ये ट्यूबलाइट ना होता, अगर सन होता तो और ज़्यादा वाइब्रेट करने लग जाता, जिससे अगर वुड वुड को रख दिया जाए धूप में, थोड़ी देर के बाद गर्म होता है ना, वो गर्म कैसे हो रहा है, क्योंकि उसका पार्टिकल वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है, और वाइब्रेट ज़्यादा कर रहा है तो एक दूसरे के साथ टकराने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है, एक दूसरे का टकरा रहा है, और टकरा रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन हो रहा है तो क्या हो जा रहा है, हीट बढ़ जा रहा है, इसलिए जब उसको छुओगे तो गर्म लगेगा। ये बात समझ में आया। तो वो जो हीट एनर्जी उस पर गिरा या लाइट एनर्जी उस पर गिरा, वो तो यूज़ हो गया ना, काइनेटिक एनर्जी में बदल दिया ना वो, तो क्या उसमें अब रहा वो हीट एनर्जी, नहीं रहा ना, तो स्क्वीज करने से मिलेगा भी कहाँ से। ये समझ में आ गया। तो एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया था हम लोग को, रिफ्लेक्शन समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग एक फिनोमेना क्या देखेंगे, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के बाद भी और सारा फिनोमेना होता है, जैसे कि डिफ्रैक्शन होता है, पोलराइजेशन होता है, लाइट बहुत सारा काम करता है, बट हम लोग बस यही दो पढ़ रहे हैं अभी, एब्जॉर्प्शन भी नहीं पढ़ते हैं। इसके बाद डिफ्रैक्शन का भी बहुत काम है, आगे जाके पता चलेगा। एब्जॉर्प्शन का भी बहुत काम है, बड़ा बड़ा जो मशीन्स होता है, एक्सरे डिफ्रैक्शन मशीन, बहुत सारा मशीन होता है जिसमें कोई भी लिक्विड ले लो, उसमें कितना कंसंट्रेशन H2SO4 है पता करना है, उस मशीन में डाल दो, वो डिफ्रैक्शन की मदद से बता देगा कितना कंसंट्रेशन है। तो डिफ्रैक्शन का यूज़ है, इसलिए पढ़ना होता है आगे जाके। रिफ्लेक्शन का यूज़ है क्योंकि पता चलता है कनकेव मिरर कहाँ बनाएगा, कन्वेक्स मिरर कहाँ बनाएगा। रिफ्रैक्शन का भी काम है क्योंकि लेंस बनाना है, चश्मा बनाना है, लोग अंधा हो रहा है, वो लोग के लिए कुछ काम करना है, इसका भी बहुत सारा यूज़ है। इसका कुछ यूज़ नहीं है खास एब्जॉर्प्शन का, एक आध यूज़ है बट बहुत कम है, इसलिए अलग से चैप्टर नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ोगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोल के एक चैप्टर आएगा 12 में, बहुत लिटिल अमाउंट में पढ़ोगे बिकॉज एप्लीकेशन कम है। इसका एप्लीकेशन जितना ज़्यादा है उसका सिलेबस उतना ज़्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है क्या। इसका एप्लीकेशन ज़्यादा था रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, इसलिए बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, 8 से पढ़ रहे हो शायद, 9 फिर 10 में पढ़ो, फिर 11 में पढ़ना 12 में पढ़ना पड़ेगा, फिर आगे जाके कभी पढ़ना पड़ेगा, कोई ऑप्टोमेट्री चश्मा का दुकान खोलोगे तो पढ़ना पड़ेगा। ऐसा क्या बोलता है, छोड़ो हटाओ। चलो, रिफ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया कि बेंडिंग ऑफ लाइट रेज होता है, यही ना, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज। क्यों बेंड करता है ये, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो क्यों बेंड करता है, कि डिफरेंट मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करता है तो हर एक मीडियम में लाइट का स्पीड अलग अलग होता है, और अलग अलग स्पीड होने की वजह से लाइट बेंड कर जाता है। बुक में इतना ही लिखा रहता है, ठीक है। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डिफरेंट मीडिया ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्पीड। इतना समझ में आ गया ना जो बुक वाला बात है। हाँ, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डिफरेंट मीडिया ड्यू टू वेरिएशन ऑफ स्पीड, इतना समझ में आ गया ना। कि जैसे कि अब एग्जांपल भी ले लेते हैं, एक यहाँ पे है एक कुछ भी ग्लास स्लैब है कुछ, यहाँ से लाइट रे आ रहा है एयर से आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जाना चाहिए था उसको ऐसे, बट हो सकता है ऐसे चल जाए और हो सकता है ऐसे चल जाए। कैसे जाएगा अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी खाली बात कर रहे हैं कि इसका जो ओरिजिनल पाथ था उससे भटक जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। उसका रीज़न क्या था, तो बुक के हिसाब से क्या है, स्पीड का वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि ये मीडियम एयर था, ये मीडियम ग्लास है, दोनों अलग अलग मीडियम है। एयर में लाइट का स्पीड अलग होता है और इसमें लाइट का स्पीड अलग होता है, स्पीड अलग होने की वजह से बेंडिंग हो जाता है। बट मेरा सवाल है इसके बाद कि क्यों स्पीड चेंज होने से लाइट का डायरेक्शन क्यों चेंज हो जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ है तुम लोग के पास। स्पीड चेंज होने से ऐसा क्या हो जा रहा है कि लाइट को पता चल जा रहा है कि स्पीड चेंज हो गया, अब हम लोग डायरेक्शन को बदल लेते हैं। सोचो, बोलो, सोच रहे हो, क्या लग रहा है बताओ। उसी कांस्टेंट स्पीड पे जाने के लिए, ओके। हर जगह स्पीड तो अलग होता ही है, इसलिए तो बेंड कर रहा है। बट मेरा सवाल क्या है, समझ में नहीं आया तुमको शायद। हम पूछ रहे हैं कि हर जगह स्पीड अलग है, इसके वजह से बेंड क्यों कर ले रहा है। स्पीड ऐसा है जैसे मान लो हम यहाँ पे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक कोई बेंचेस नहीं है, बेंच नहीं लगा हुआ है, तो हम यहाँ से अच्छा स्पीड में चलेंगे, यहाँ के बाद बेंचेस आ जाएगा तो हम धीरे धीरे चलेंगे। हम बाइक चला रहे हैं, मान लो यहाँ से लेके हम बाइक चलाएंगे चिलगेट तक, कोई भीड़ नहीं है, मस्त बाइक चलाएंगे हम 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड में,
उड़ा उड़ा के ले चलेंगे। जैसे भीड़ वाला रीजन, मार्केट वाला रीजन आ जाएगा, हम स्लो कर लेंगे। स्लो करने के बाद क्या हो जाएगा, स्पीड चेंज हुआ ना मेरा, तो क्या हम बेंड ऐसे चलने लग जाएंगे अब? नहीं ना, ऐसे चल रहे थे अब ऐसे चलेंगे, ऐसे तो नहीं करेंगे, सीधा ही चलेंगे। तो स्पीड चेंज होने का मतलब ये जरूरी नहीं है कि तुमको डायरेक्शन को बदलना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा। बट लाइट बेंड क्यों कर जा रहा है जैसे स्पीड चेंज हो रहा है? ये कैसा मोटरसाइकिल चला रहा है ये बताना है। क्या सिमरन अजीब एक्सप्रेशन दे रहे हो? बोलो बोलो, तुम बताओ, ये लोग तुम बताओ। हाँ सोचो, तुम लोग कुछ दिमाग में आ रहा है? नहीं आएगा जी? हाँ बोलो, सही बोल रहे हो, सही सोच रहे हो, बोलो। नहीं, सोच ही नहीं रहे। ओके देखते हैं। तुम बहुत टेक्निकल जा रहे हो, टेक्निकल में जाना ही नहीं है अभी, टेक्निकल बाद में पढ़ेंगे ही। चलो एक कहानी सुनो। यहाँ पे है पानी। ओके, पानी ले ले। बात तो सही बोल रहे हो। ये वाला रोड है, दिख रहा है इधर से रोड? अरे ऐसे रोड है, यहाँ से यहाँ तक रोड अच्छा है। अब कीचड़ वाला रोड हो गया, पानी नहीं कीचड़ है। रोडी अभी ठीक है, यहाँ तक अच्छा रोड है, पक्का रोड। और इसके बाद से कैसा रोड आ जा रहा है? कीचड़ वाला रोड आ रहा है, मड वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, फिर यहाँ से अच्छा रोड है फिर से। बीच में बारिश नहीं आ रहा है। कीचड़ क्या कीचड़? ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, खाली हम मड दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये मड है, ये मड है, मतलब ये मिट्टी वाला जगह है बस। अभी ठीक है। अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, एक कार आ रहा है, कार, और बहुत स्पीड है उसका, हाई बहुत ज़्यादा स्पीड है, 100 किलोमीटर पर आवर का रफ्तार है उसका। ठीक है, और मान लो उसका ब्रेक फेल है। ठीक, ब्रेक फेल है। अब वो जब कीचड़, मतलब समझ लो कैसा कीचड़ है, ऐसा हल्का फुल्का कीचड़ नहीं है, पूरा नीचे तक कीचड़ है, धस जाएगा कोई इंसान। उसका चक्का कम से कम हाफ पार्ट धंसना चाहिए। अरे नहीं, तुम ये इसको डेप्थ समझ रहे हो क्या? ठीक है सुनो, अभी जैसी बहुत स्पीड में जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तो पूरा स्पीड में जाएगा, यहाँ से तुम सीधा ही आएगा। ब्रेक अगर नहीं मारेगा तो क्या एकदम सीधा ही निकल लेगा? ये निकल पाएगा क्या सीधा? नहीं। क्या लग रहा है, नहीं निकल पाएगा? क्या होगा उसके साथ? हाँ, कुआं नहीं है ये, उतना भी नहीं घुसेगा। हाँ, चक्का हल्का सा, सब मान लो ये चक्का है तो इतना पार्ट घुस जाएगा, ये हो गया मैक्सिमम। अभी तक जो चल रहा था चक्का, ये रास्ता था, चक्का ऐसा जा रहा था, अभी इतना घुस जाएगा, ये होगा। ठीक है, पूरा नहीं, पूरा तुम गाड़ी को बोल दे रहे हो, निकल तो जाएगा। हाँ निकल तो जाएगा आगे जाके यहाँ, तो क्या यहीं से निकलेगा कि थोड़ा सा यहाँ से निकलेगा, या थोड़ा सा इधर से निकलेगा? सीधे निकलेगा, हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं? अच्छा और चीज़, एक चीज़ और, ये समझ में आ रहा है टेढ़ा हो रहा है? एक चीज़ और आ रहा है, चलो, ये है स्विमिंग पूल। अच्छा मस्त पानी है इसमें, एकदम ब्लू कलर का स्विमिंग पूल है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कीचड़ स्टार्ट हो रहा है फिर से। हम मान के चलो, अब यहाँ पे हम तैरना स्टार्ट किए, मान लो, एकदम पिचास जैसा लग रहा है, हैरी पॉटर वाला। ठीक है कोई नहीं, ये हम अब तैर रहे हैं, ये मेरा फिन्स है। हाँ चलो। ये हम, अच्छा ठीक है, कोई एक जन तैर रहा है अभी, ठीक है, हम तैर रहे हैं। ठीक है, अभी हम तैर रहे हैं इधर से, तो हमको तैरने में मज़ा आएगा कि नहीं मज़ा आएगा? मज़ा आएगा क्योंकि अच्छा पानी है। तो हम क्या चाहेंगे कि मस्त तैरे कि, हाँ क्या लग रहा है? नहीं तो हम थोड़ा ड्राइंग को चेंज करते हैं,
सुनो सुनो सुनो, ये पार्ट मड है, ये पार्ट क्लियर वाटर है। मान लो हम ऐसे बह रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे जाना है हमको ये रास्ता में। ऐसा क्यों? क्योंकि अच्छा पानी है। अगर ऐसे चल जाएंगे तो कम रास्ता मिलेगा हमको तैरने के लिए। हमको तैरने में मज़ा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, मज़ा के लिए डिस्टेंस को बढ़ा देंगे। डिस्टेंस को बढ़ाएंगे मतलब तिरछा दौड़ेंगे, मतलब तिरछा स्विम करेंगे, दौड़ेंगे नहीं, स्विम करेंगे, ठीक है। ये मेरा रास्ता है ऐसा। फिर जैसे ही ऐसे तैर तैर के मस्त हम जा रहे थे और यहाँ पे पहुँच गए, फिर हमको पता चला ये और आगे भी ऐसे जा रहा है, मान के चलो अच्छा पानी है, ऐसा हम जा रहे थे। अब हमको दिख गया क्या, अब मड आ गया, अचानक से मड मिला हम, तो हम क्या चाहेंगे, अरे वाह कितना अच्छा मड है। ऐसे ही फिर रास्ते को लंबा करेंगे कि लंबा रास्ते को छोटा कर देंगे। इसके बाद फिर से मान लो स्विमिंग पूल है आगे जाके अच्छा वाला क्लियर वाटर, तो हम क्या चाहेंगे कि ये जो मड वाला रास्ता है उसको जितना हो सके क्या कर दे, कम कर दे। और कम करने के लिए हमको, ये रास्ता तो मेरा ओरिजिनल रास्ता था, ये मेरा ओरिजिनल रास्ता था। अब मेरे पास दो ऑप्शन है कि हम ऐसे करके जाएं या तो ऐसे करके चल जाएं, ये 1 ये 2, कौन सा रास्ता चुनेंगे हम? 1। समझ में आया क्या? मतलब यहाँ पे ये वाला ज़्यादा डेंसर मीडियम था, भरा हुआ था मड से, कीचड़ से। डेंसर का मतलब जिसमें डेंसिटी ज़्यादा हो, पार्टिकल्स का भीड़ ज़्यादा हो। यहाँ पे ये रेयर मीडियम है, सब पढ़ेंगे आगे जाके। ये खाली खाली सा है, हमको तैरने में ज़्यादा तकलीफ नहीं हो रहा है और मड से निकलने में बहुत तकलीफ होगा। जहाँ से तकलीफ हो रहा है वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ओरिजिनल रास्ता को, जो भी मेरा ओरिजिनल रास्ता है उससे छोटा चल जा रहा है। बात समझ में आया क्या? फिर ऐसे जैसे ही गए यहाँ पे, फिर अच्छा पानी मिल गया हमको, ठीक है। जैसे ही अच्छा पानी मिल गया तो अब क्या हम इसी रास्ते से वापस चलेंगे कि ये मेरा शरीर में पूरा गंदगी लग चुका है, अब हम चाहेंगे कि थोड़ा रास्ता छोटा हो जाए, क्या रास्ता चाहेंगे कि थोड़ा बड़ा हो जाए, क्या चाहेंगे? 1 के 2, 1 के 2, 2। तो हम लोग वापस चलेंगे कि इसी रास्ते चलते हैं ताकि हमको ज़्यादा टाइम मिल जाए, ज़्यादा देर तक पानी पर रहे और जितना भी मेरा गंदगी है शरीर में, जो मड में रह के लग चुका था, वो हट जाए। यही चलेगा ना पूरा थॉट प्रोसेस, लाइट यही करता है, ठीक है, टोटली यही काम कर रहा है। ये है तुम्हारा रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम और ये है रेयर मीडियम वापस। मतलब ये जैसे कि मान लो एयर है, ये मान लो ग्लास स्लैब है और ये मान लो फिर से क्या है, एयर है। क्या किया लाइट, एक रे से एक डायरेक्शन में गया, फिर अगर उसको डेंसर मीडियम मिल गया, मतलब तकलीफ वाला जगह, ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं उसको, पूरा डेंसर नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। मतलब लाइट के हिसाब से वो डेंसर है, मतलब लाइट के हिसाब से वो भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो अगर भीड़ भाड़ वाला इलाका है तो क्या चाहेगा, शॉर्टकट लेना चाहेगा कि लॉन्ग कट लेना चाहेगा? शॉर्टकट लेना चाहेगा। तो वो इस रास्ते से फिर नहीं जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। तो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इधर चला जाएगा, मतलब ये क्या है, नॉर्मल के तरफ है कि नॉर्मल के अवे है। उससे एक हम लोग ये हैक बना लेंगे कि टूवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये सब रटने वाला काम करेंगे। बट लाइट कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल काम कर रहा है जैसे बाकी नेचर, हम लोग भी नेचर का हिस्सा है, लाइट भी नेचर का हिस्सा है, पूरा नेचर एक ही जैसा काम करता है। वो बात समझ में आया क्या? ये पूरा कहानी याद रहेगा, स्विमिंग पूल मड स्विमिंग पूल वाला। ज़्यादा रास्ता में हम जा रहे तैर रहे थे, हमको अचानक से मड मिला, तो हम क्या चाहें कि रास्ता को हम, जैसे मेरा बड़ा रास्ता था उसको और बड़ा ना कर दे और सेम भी ना रखे, उसको जितना हो सके क्या कर दे, छोटा कर दे, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही इधर से गए, उसके बाद हम क्या किए, जितना हो सके उसको फिर से वापस बड़ा कर दिए, जितना मेरा पोटेंशियल था। ठीक, समझ में आ गया इतना? ओके, अभी आते हैं वापस काम पे। रिफ्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम एयर, यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिख ले, वाटर, ठीक है वाटर। ज़्यादा ये है रेयर मीडियम, रेयर और डेंसर फिर से वापस पढ़ेंगे। अभी के लिए खाली इतना जानो कि रेयर मतलब जो जिसमें लाइट के हिसाब से कम भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ठीक है, मतलब कन्वीनियंट रास्ता है। और डेंसर मतलब लाइट के हिसाब से क्या है, तकलीफ वाला रास्ता, इनकन्वीनियंट रास्ता है, भीड़ भाड़ वाला रास्ता है, ठीक। अब लाइट रे ऐसे आ रहा है, एयर, यह है इंसिडेंट रे, जहाँ पे टकराया, जहाँ पे दोनों मीडियम का वॉल है वहाँ पे टकराया, उस टकराने वाले जगह से और इस सरफेस से हम लोग क्या ड्रॉ कर देंगे, एक परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन, जिसको हम लोग ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, नॉर्मल। अब लाइट को जाना था किधर, इसका ओरिजिनल रास्ता कौन सा था, ये रास्ता था, ठीक। एक रास्ता बन गया, अब इधर हो सकता है ये बेंड करे, या हो सकता है इधर बेंड करेगा। ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। हम लोग कोई अवे फ्रॉम द नॉर्मल टूवर्ड्स द नॉर्मल का मतलब रटने वाला काम नहीं कर रहे हैं, करेंगे आगे जाके। बट अभी के लिए तुम लोग दिमाग लगाओ कि ये एयर था, रेयर मीडियम, मस्त, इसको लाइट को मज़ा आ रहा था। जैसे ही आ गया वाटर, मतलब डेंसर मीडियम लाइट के हिसाब से, लाइट को तैरने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा?
चलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो लाइट क्या चाहेगा, अपना रास्ता को छोटा करना कि बड़ा करना? छोटा करना, तो 1 में जाएगा कि 2 में जाएगा? 1 में जाएगा, मतलब ये रास्ता नहीं अपनाएगा, वो 1 वाला रास्ता अपनाएगा। इतना समझ में आ गया? तो ये नॉर्मल दिख रहा है, नॉर्मल, तो नॉर्मल से ये रास्ता ऐसे दूर भाग गया, नॉर्मल से रास्ता तो इसका जाना था ऐसे, तो नॉर्मल से दूर भाग गया कि नॉर्मल की तरफ आ गया? नॉर्मल की तरफ आ गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कि जब रेयरर से डेंसर जाएगा, तो आप लोग याद रख लीजिए कि टुवर्ड्स द नॉर्मल होता है। तो याद रखने का कोई बात है क्या? ये तो कॉमन सेंस है कि ऑब्वियसली जब इसको तकलीफ होगा तो ये नॉर्मल की तरफ भागेगा, ताकि वो 90 डिग्री की तरफ आने का कोशिश करेगा कि रास्ता छोटा हो जाए। समझ आया क्या? अच्छा हटाओ अभी उससे बात, इसको ख़त्म करते हैं। इस लाइन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ पे भी बहुत सारा एंगल बना, एक एंगल बना ये वाला आई, एक एंगल बना ये वाला जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? आर। आई का मतलब क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर का मतलब क्या हो गया? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं होता है। एंगल वो भी लिख लेना, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इसका मतलब है एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये कार है, ठीक है, ये कार का ये वाला एक चक्का है और ये भी एक चक्का है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। पीछे भी है और 2 चक्का, पहले तो यही चक्का आएगा ना। अब मान लो यहाँ पे एक कॉपी हम ले रहे हैं, यहाँ पे इस तरह से इसको ले लें, इसको ले लेते हैं। ये रास्ता है, ये रास्ता है। कार ऐसे ना आके थोड़ा सा टेढ़ा आ रहा है, क्योंकि लाइट रे हम लोग ऐसे ही लेके आ रहे हैं ना, टेढ़ा सा लेके आ रहे हैं, इसलिए समझने के लिए कार को हम ऐसे लेके आ रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे कीचड़ वाला रास्ता है, फिर से वही, और ये वाला मेरा अच्छा रास्ता है, देखना अच्छे से। कार ऐसे आ रहा है इस तरह से, जैसे ही कीचड़ वाला का टच किया तो एक चक्का कीचड़ में घुस चुका है और एक चक्का इधर वाला अभी कीचड़ में नहीं घुसा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो जो कीचड़ में चक्का घुस चुका है उस चक्के का स्पीड और जो चक्का अभी कीचड़ में नहीं घुसा है उस चक्के का स्पीड में अंतर होगा, डिफरेंस होगा कि सेम होगा? डिफरेंस होगा। जो कीचड़ में घुस चुका है उसका स्पीड अब धीरे धीरे घूमेगा, बट ये अभी भी अच्छा घूमेगा। कब तक? जब तक दोनों कीचड़ में ना घुस जाए। तो जैसे ही ऐसा होगा ना, ये ऐसा करके आ तो रहा था, समझना ध्यान से, ये ऐसे आ तो रहा था, जैसे यहाँ पे सेम आ रहा था, पैरेलल 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 पैरेलल, यहाँ पे जैसे ही घुस गया तो ये अब स्लो स्लो चलने लगा और ये फास्ट फास्ट, तो ये फास्ट फास्ट ऐसे घूम जाएगा ना, टर्निंग हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिकली बेंड हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे बेंड हुआ, ये बेंडिंग वाला इफेक्ट समझ में आया क्या? ये रियल लाइफ इफेक्ट है कि एक चक्का क्यों घुसा पहले, क्योंकि ऑब्वियसली तिरछा आ रहा था। तो बोलोगे सर सीधा आ रहा होगा तो यहाँ पे भी बेंडिंग नहीं होगा, सीधा होगा। तो अगर यही लाइट रे यहाँ ऐसे ना घुस के कैसे घुसता, एकदम पैरेलल ऐसा, तो क्या बेंडिंग होता? नहीं होता बेंडिंग, इसमें बेंडिंग कुछ नहीं होता, ये लाइट रे ऐसे ही निकल लेता। क्यों? क्योंकि ऐसे आ रहा था और जैसे ही उसको अलग डेंसर मीडियम मिला अब उसको तकलीफ हो रहा है, अब उसको क्या चाहिए? शॉर्टकट रास्ता चाहिए। बट शॉर्टकट रास्ता, सबसे शॉर्टकट तो यही वाला है। इससे शॉर्टकट करने जाओगे लॉन्ग कट हो जाएगा, उधर करने जाओगे लॉन्ग कट हो जाएगा, शॉर्टकट यही था। इसलिए क्या बोल सकते हैं हम लोग कि जब एक कार अगर ऐसे ना आके, ऐसे तिरछा ना आके सीधा ही आता तो दोनों चक्का एक साथ गिरता कीचड़ पे, तो कोई बेंडिंग वेंडिंग नहीं होता, फिर धीरे धीरे जाता, बस इतना होता। समझ आ रहा है पूरा बात? ठीक है, ये जानना ज़रूरी था। नेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली रेयरर मीडियम क्या होता है और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है? देखो तुम लोग दिमाग में खाली ये रखना कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम मतलब कम भीड़ वाला इलाका, और ऑप्टिकली डेंसर मतलब ज़्यादा भीड़, डेंसर मतलब डेंसिटी ज़्यादा, मतलब भीड़ ज़्यादा, ज़्यादा भीड़ वाला इलाका। भीड़ वाले इलाके में लाइट को चलने में दिक्कत होगा और कम भीड़ वाले में लाइट को चलने में आसानी होगा। बस इतना याद दिमाग में रखना। लिखेंगे कुछ और, लिखेंगे हम लोग कि जहाँ ऐसा मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम, और ऐसा मीडियम जहाँ पे लाइट का स्पीड कम हो जाता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। बात वही है, थोड़ा सा अपना देख लेना। मीडियम इन विच, लिख लो साथ में, अब कुछ समझने वाला है नहीं। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज ग्रेटर कंपैरेटिवली, कंपैरेटिवली ग्रेटर लिखना ज़्यादा सही रहेगा। मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट
इज स्लोअर, कंपैरेटिवली स्लोअर लिख देता है, कंपैरेटिवली स्लोअर। बस यही डेफिनेशन याद रखना है। एयर में या वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम कहाँ होता है, मिनिमम तो पता नहीं हमको, एयर एंड वैक्यूम बोल सकते हो। वैक्यूम का स्पेलिंग देखना, सही लिखे? नो, नहीं, VACCUM, ये तो होगा ही नहीं। VACCWM, ये भी गलत है। देख लेते हैं हम लोग के साथ क्या हुआ था। यहाँ पे था एयर और यहाँ पे हम लोग नॉर्मल बनाए थे, जाना चाहिए था ऐसे, बट चल गया था कैसे, ऐसे, टुवर्ड्स द नॉर्मल गया था। मतलब कैसे गया था, डेंसर से रेयरर कि रेयर से डेंसर? ये था रेयरर ना, एयर, और वाटर क्या था? तो हम लोग को पता क्या चला कि अगर रेयरर से डेंसर जाता है तो टुवर्ड्स की अवे, टुवर्ड्स। तो फिर यहाँ पे एक चीज़ याद रखने वाला बात क्या है कि रेयरर टू डेंसर अगर लाइट रे जाता है तो किधर बेंड करता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और यही अगर डेंसर से रेयरर होता तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसमें कुछ भी एक बचपन में बताया जाता था, द्रविड़, नाम सुने हो द्रविड़ का? द्रविड़, द्रविड़ नहीं सुने हो? क्रिकेटर प्लेयर राहुल द्रविड़। हाँ वो सुने। हाँ राहुल द्रविड़ का नाम सुने हो? सुने हो सब कोई? नहीं सुने हो? ड्रैकुला का नाम सुने हो? ठीक है, ड्रैकुला कर लेते हैं। DRA याद रखना है, डेंसर से रेयरर अवे, ठीक है, ऐसा भी याद ही रहेगा, बट हो सकता है 2-3 महीना बाद कंफ्यूज करो, उल्टा लगे, इसलिए याद रखना DRA डेंसर। ये अभी के लिए नहीं है, अभी तो लेम लगेगा ये तो पता ही है। और A फॉर अवे, ड्रैकुला याद रख लेना। खाली साइन को देखेंगे क्योंकि अभी काम आएगा हम लोग को साइन थीटा वाला। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, उसमें 90 डिग्री वाला जो पार्ट है उसका ऑपोजिट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। इस वाले को और इस वाले को, क्या इसको परपेंडिकुलर इसको बेस नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। डिपेंड किस चीज़ पे करता है कि कहाँ से देखा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर एक इंसान यहाँ पे खड़ा है तो उसके लिए यही वाला लाइन क्या है, बेस है, क्योंकि बेस मतलब ही होता है आधार जिस पे वो खड़ा है, और जिस चीज़ को देख रहा है वो हाइट, उसी को क्या बोल देगा। तो इस इंसान ए, इसका नाम ए है मान लो, इसको पूछा जाए कि तुम्हारे हिसाब से बेस कौन है, तो ये बोलेगा ये बेस है, और परपेंडिकुलर तो ये। अब एक स्पाइडरमैन है जो कि ऐसे दीवार में लटका हुआ है, ठीक है, इस तरह से दीवार में है, समझ में आ रहा है? तो उसके लिए यही बेस है कि नहीं है? ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वो इसी दीवार पे खड़ा है वो, और उसके लिए ये वाला हाइट हो जाएगा, मतलब ये वाला क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। समझ आया पूरा पूरी बात? मतलब किस बात पर डिपेंड किया कि कौन होगा परपेंडिकुलर, कौन होगा बेस? हाँ, कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है चीज़ों को। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? अब जो साइन होता है, साइन इसका पूरा नाम यही होता है, SINE, साइन। इसका मतलब होता है कि इस ट्रायंगल का ही जो परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेनस है उसका रेशियो को बोलते हैं साइन। साइन मतलब कुछ और नहीं होता, इट इज जस्ट द रेशियो ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ इट्स परपेंडिकुलर टू इट्स हाइपोटेनस। एक ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल का परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का अगर रेशियो निकाल दिया जाए तो उस रेशियो के एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसको बोलते हैं क्या, साइन। इसलिए चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है कि नहीं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का सारा जितना भी साइन कॉस टैन ये सब क्या है, लोग रेशियो है। बात समझ में आया क्या? किसका रेशियो? वही 3 गो चीज़ का, किसी 2 का रेशियो, PHB। किस कोई हो जाएगा P/H, कोई हो जाएगा B/H, कोई हो जाएगा P/B, कोई हो जाएगा H/P, यही चलते रहेगा, उससे 6 को बन जाएगा। समझ आया क्या थोड़ा बहुत? P/H समझ में आ गया? यहाँ पे H का तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर से देखो चाहे उधर से देखो H ही रहेगा। ये जो P है वो P चेंज होते रहेगा। अगर बोलेगा कोई, मान लो ये 2 मीटर का है और ये 3 मीटर का है, तो ये बोलेगा कि P कितना है, इससे पूछेगा कोई तो बोलेगा 3 मीटर, इससे P पूछेगा तो कितना बोलेगा, तो P तो चेंज हो रहा है ना। इसलिए लगाते हैं एक E को हटाते हैं और एक क्या लगाते हैं, थीटा। वो थीटा ये बताता है कि मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल अल्फा है, तो अगर कोई बोलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू P/H,
तो थीटा के हिसाब से पी कौन है, तो थीटा ये है, इसके हिसाब से पी कौन है, ये, और बी ये है। अगर कोई बोलेगा साइन अल्फा, तो ये भी पी बाई एच ही होगा, बट ये वाला पी का वैल्यू कितना होगा थीटा के हिसाब से, ये हो जाएगा 3, इस पी थीटा के हिसाब से ये हो जाएगा पी, 3 हो जाएगा वैल्यू, बट अल्फा के हिसाब से जो पी लिखा हुआ है इस पी का वैल्यू कितना होगा, अल्फा के हिसाब से ये हो जाएगा 2। समझ आ रहा है क्या? तो पी और बी चेंज हो जाता है पर्सपेक्टिव से, इसीलिए इसकी जगह में इसके साथ क्या लगाया जाता है, पर्सपेक्टिव लगाया जाता है कि कहाँ से देखा जा रहा है। तो थीटा खाली ये बताता है कि देखा कहाँ से जा रहा है, साइन बताता है कि भाई रेशियो है पी और एच का। समझ आ रहा है इतना बात? ठीक है, इसको साइड में कहीं लिख पाओगे? खाली लिखना ज़्यादा कुछ है नहीं, ये 3 वरी हटाओ, हम पूरा ही मिटा दे क्या? एक बार लिख लो जो लिखने बोल रहा है बस, खाली साइन थीटा ऐसे लिखना, यहाँ लिख लेना ए बी सी, ये लिख लेना एच है, ये लिख लेना थीटा है, तो ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा बी, तो साइन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा पी बाई एच, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी कितना है, पी है ए बी और एच है ए सी, बस इतना लिख लो। रिफ्रैक्शन, पहला लॉ क्या है याद है? पहला लॉ वही है जो रिफ्लेक्शन वाले में था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल सब एक ही प्लेन में लाई करता है। तो लॉ नंबर 1 लिख लो पहले आराम से, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल all lies in the same plane. नंबर दूसरा में आते हैं आराम से, साइन है वो, हाँ ये सेम प्लेन है। ये फर्स्ट लॉ था, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट लॉ तो ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था, वो लोग पे अगर साइन साइन लगा दे और उन लोग का रेशियो निकाल दे तो वो हमेशा कांस्टेंट होता है। इसी लॉ को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नो। इस लॉ को क्या बोलते हैं एक और नाम से, स्नेल्स लॉ। हाँ, इस लॉ का एक और नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। ये बात समझ में आया? नाम है बस। अब हम लोग इस स्नेल्स लॉ को, मतलब इस पूरे के पूरे सेकंड लॉ को वापस पूरा अच्छे से पढ़ेंगे कि ये आया कैसे। ठीक, लिख लो। ये था इंसिडेंट रे, ये था नॉर्मल, इसका ओरिजिनल पाथ, और ऐसे गया था रिफ्रैक्टेड रे। ये था एंगल आई, ये था एंगल आर, यही था ना। अब इसको थोड़ा सा पूरा अच्छे से बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये देखो 90 डिग्री है और यहाँ पे ये देखो ये 90 डिग्री है, दिख रहा है? ठीक है, ओके। क्या ये दोनों ट्रायंगल को तुम लोग कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर प्रूव कर सकते हो? सिमिलर तो तुम लोग अभी पढ़े नहीं है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो? देखो तो क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या दोनों ट्रायंगल? इन ट्रायंगल पी क्यू ओ साइन एंगल आई का बात करते हैं। साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच। पी इसके लिए, इसके हिसाब से पी कौन है, पी क्यू है कि नहीं, पी क्यू। और एच कौन है तुम लोग बताओगे, पी ओ, 90 डिग्री का ऑपोजिट। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। फिर इन ट्रायंगल आ जाओ दूसरे वाले में, ओ एस टी में साइन एंगल आर निकालते हैं, साइन एंगल आर। ये भी हो जाएगा तुम्हारा पी बाई एच। आर के हिसाब से पी कौन है बताओ, एस टी। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा भोजन को? सिमरन आ रहा है, सुमन आ रहा है, तुमको आ रहा है, आ रहा है? एस टी, अच्छा। एंगल आर ये है,
90 डिग्री का जो भी एंगल से देखते हैं उसका ऑपोजिट वाला को ही पी बोलते हैं। तो आर से देख रहे हैं, जब आई से देख रहे हैं तो ऑपोजिट वाला पी क्यू था, जब आर से देख रहे हैं तो ऑपोजिट वाला कौन है, एस टी है, इसलिए पी हो जाएगा एस टी। और एच कौन होगा वापस, ओ टी। ये समझ में आ गया पूरा। इस दोनों को आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं इक्वेशन 2 से, मतलब कुछ ऐसा, साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर डिवाइड कर दिए, तो उधर वाला भी क्या हो जाएगा, उधर वाला भी डिवाइड हो जाएगा। LHS अगर डिवाइड हो रहा है तो RHS भी डिवाइड होता है ना, उस अकॉर्डिंग बता रहे हैं कि PQ बाई PO डिवाइडेड बाई ST बाई OT। ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बताना, PQ बाई PO इंटू OT बाई ST। ठीक, PQ और PO देखो क्या कहा है, PQ और PO ये वाला है, और OT है यहाँ पे OT, और ये ST। इसमें से ये जो पार्ट दिख रहा है PQ और OT का मल्टीप्लाई, PQ और OT का मल्टीप्लाई, मतलब ये वाला x है अगर है, और ये वाला मान लो y है, ठीक है। और PO और ST, PO दिख रहा है ये वाला, मान लो ये z है, और ST भी तुम्हारा z ही होगा क्योंकि ये डिस्टेंस तो सेम ही होगा ना, सॉरी ST ये वाला हो जाएगा ना, इसको कुछ और देना पड़ेगा, क्या ले ले, कुछ के ले लेते हैं, हाँ z तो ले चुके हैं। अब ये जो पार्ट दिख रहा है, यही वाला पार्ट पूरा पूरा क्या है, कांस्टेंट होगा। यही बोल रहा है ना लॉ, स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, स्नेल्स लॉ बोल रहा है साइन एंगल आई बाई साइन एंगल आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब हम लोग जब इसके मदद से साइन एंगल आई और साइन एंगल आर का रेशियो निकाले तो ये चीज़ आया, इसका मतलब ये चीज़ क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ये बात समझ में आया। अब तुम लोग जब सिमिलर ट्रायंगल्स पढ़ लोगे तो हम लोग बताएंगे ये कांस्टेंट कैसे है, अभी रहने देते हैं। अभी तुम लोग खाली यहाँ तक लिख के रहने देना और इसको बोल देना ये क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे अब ट्रिग्नोमेट्री घुसा, उसको हम लोग हल्का फुल्का सीखे। अभी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल भी घुस रहा है, उसको रहने देते हैं। फिगर बनाना, स्नेल्स लॉ लिखना, फिगर बनाना, ये लिखना, ये लिखना, और उसके बाद ये लिखना। यहाँ पे एक चीज़ देखना, हम लोग अगर PQ को थोड़ा देर के लिए कुछ मान लेते हैं कि PQ मान लो 2 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और इस PO को मान लेते हैं हम लोग, कुछ मान लें, कितना मान लें बताओ, 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पे S है, ये PQ और PO का रेशियो कितना आ रहा है, या फिर इसको कुछ और मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, चलो, तो 2/4 आ रहा है, तो 1/2 आ जा रहा है, 0.5 आ जा रहा है, ठीक है। अब ST को हम मान लेते हैं कुछ और, ST को मान लेते हैं हम, मान के चलो थोड़ा सा इससे कम, मतलब 1 मान लेते हैं, और OT को मान लेते हैं 5 मान लेते हैं ना, कितना मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, तो इसको मान लेते हैं 2, तो ST बाई OT ये भी कितना आ रहा है, 1/2 मतलब 0.5, कितना, ठीक है। अगर इसको 2 माने हैं और इसको 4 माने हैं, ये जो PO का जो डिस्टेंस है उससे ये OT का डिस्टेंस कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, या सेम होना चाहिए, क्या लग रहा है, PO का जो दूरी है उससे OT का दूरी कॉमन सेंस के हिसाब से क्या होना चाहिए तुम लोग के हिसाब से, ज़्यादा कि कम कि क्या, कम, क्यों, रीज़न, क्योंकि यहाँ पर डेंसर मीडियम में आया था। अब जब डेंसर मीडियम में आया तो लाइट क्या चाहा कि उसका डिस्टेंस कम हो जाए, क्योंकि उसको इनकन्वीनियंट हो रहा था, इसलिए डिस्टेंस कम करने के लिए वो इस रास्ते से नहीं चला, क्योंकि ये लंबा रास्ता था, छोटा किया उसको। इसलिए अगर PQ 2 सेंटीमीटर है, सॉरी PO 4 सेंटीमीटर है, तो OT 4 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए। तो OT को हम लोग कम माने भी हैं, कितना माने हैं, 2 सेंटीमीटर माने हैं। अब ये देखा गया बाय ऑब्जर्वेशन कि इसका जो भी रेशियो आ रहा है, मतलब ये 2/4, इस दोनों का जो भी रेशियो आ रहा है, जैसे कि यहाँ पे 0.5 आया, इसका रेशियो भी सेम ही आ रहा है, मतलब ST/OT ये वाला, इसका रेशियो भी क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, 0.5। अब मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, इस लाइट रे का ये वाला चीज़ को हम थोड़ा सा घटा दे रहे हैं, इसको 2 से 1 कर दे रहे हैं, 2 से 1 सेंटीमीटर कर दिए, किसको, इस चीज़ को, ठीक है। तो ये भी घटेगा, 4 से कुछ और हो जाएगा कि वही रहेगा, कुछ और हो जाएगा, छोटा हो जाएगा कि बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो ये मान के चलो सेम रेशियो के लिए 2 ले लेते हैं, तो ये 1/2 अगेन क्या रहा, 0.5। तो फिर ये क्या होगा, यहाँ पे देखना, ये जाना चाहिए था इसको ऐसे फिर, बट अब तो ऐसे नहीं जाएगा, अब क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, मतलब इधर से कहीं पार होगा, समझ में आ रहा है। तो मतलब ये जितना भी था 2, ये फिर 2 पे नहीं रहा, ये उससे भी छोटा होना का कोशिश किया और हो भी गया। तो ये अब क्या बन गया, कितना बन गया होगा, 1 बन गया होगा। तो 1 जो भी बना होगा, मतलब ये रेशियो क्या आने वाला है, सेम सेम।
बाय ऑब्जर्वेशन। और ये भी देखो एस टी पहले इतना बड़ा था जब यहाँ से गुजर रहा था, अब इसको जैसे ही छोटा किए 2 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर कर दिए, तो ये भी एस टी भी क्या हो गया, आधा हो जाएगा। पहले एस टी कितना था 1, अभी कितना होने वाला होगा 0.5 कुछ होने वाला होगा। तो यहाँ से ये देखा गया कि जो P/H का रेशियो घुसने के टाइम हो रहा था, निकलने के टाइम जो P/H का रेशियो बन रहा है वो भी क्या होने लगा, सेम होने लगा। इस चीज़ को तुम लोग लैब में, स्कूल के लैब में एक्सपेरिमेंट करके भी देख सकते हो। सब कुछ सेटअप बना हुआ रहता है, मतलब स्नेल्स लॉ को लैब में किया जा सकता है ये चीज़ को प्रूव करने के लिए कि कैसे sin I बाई sin R जो भी आ रहा है, ये चीज़ जो भी आ रहा है और ये चीज़ जो भी आ रहा है, ये दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ऊपर नीचे सेम आ जाएगा और दोनों कट के क्या बन जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? ये एनालिटिकल मेथड था, ये थोड़ा समझ में आया, ठीक है, दैट्स इट, रहने देते हैं। यहाँ तक क्या कर लेना, अप टू स्नेल्स लॉ। हाँ नहीं, इसको लिखना नहीं, एक बार तो लिखे हो ना मैथमेटिकल वाला तरीके से, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अप टू स्नेल्स लॉ रीड करना है इस चांद।